हाँ, एक बात थी। आदिल बहुत लायक था। हमेशा क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड्स लेता था। मैट्रिक में तो इसने बोर्ड में टॉप किया था। और एफएससी में आई थिंक सेकंड पोजीशन थी। फिर ये आर्मी में चला गया, वहाँ से ये चंद रोज़ में वापस आ गया। फिर कहने लगा एमबीए करूँगा, वो भी बीच में ही छोड़ दिया। आजकल शायद इंग्लिश लिटरेचर कर रहा है। कभी इसे सहाफ़ी बनने का बुखार भी चढ़ा था। बीच में किसी मशहूर अखबार में छोटे मोटे कालम भी लिखता रहा है। मेरी और उसकी हमेशा लड़ाई रही है। 1 साल से ये मुझसे सख्त नाराज़ है। देखा नहीं आपने मुझे, आँख उठाकर देखा भी नहीं, हमेशा मुझे उल्टे नाम से बुलाता था। और आज देखो अब की नकल कर रहा था। उज़्मा जी, उज़्मा जी। ये भी इसने झूठ बोला था, मेरा रोज़ा है। झूठा कहीं का, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी रमज़ान के रोज़े नहीं रखे। उज़्मा ने सारी तोता कहानी सुनाकर ही दम लिया, शायद इसका गला खुश्क हो गया था। आदिल झूठा नहीं है और उसने रोज़ा भी रखा हुआ था। और जहाँ तक मेरी नकल की बात है, हम दोनों ही बाबा जुम्मा की नकल करते हैं। बाबा जी जब भी किसी छोटी बड़ी औरत को मुखातिब करते थे तो साथ जी ज़रूर लगाते थे। और जब किसी बच्चे बूढ़े आजवान को बुलाते तो उसके नाम के साथ साहिब ज़रूर लगाते थे। बिलाल ने संजीदगी से उज़्मा को बताया। अंकल हाशमी तो इसे लंदन लेकर गए थे किसी मशहूर साइकाट्रिस्ट को चेक करवाने के लिए, और पाकिस्तान में भी शायद ही कोई साइकाट्रिस्ट हो जिससे आदिल अकील की मीटिंग ना हुई हो। इसका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं और ना ही कोई मंजिल थी। ये एक उलझा हुआ ज़हनी मरीज़ था। ये कैसे ठीक हो गया? उज़्मा आदिल की शख्सियत पर तबसरा कर रही थी। उज़्मा जी, ये आपका ख्याल हो सकता है, वैसे भी जिस क्लास से आपका और आदिल का ताल्लुक़ है वहाँ साइकाट्रिस्ट के पास जाना एक फ़ैशन है। बाबा जी के बकौल आदिल के साथ एक मसला था कि वो सवाल तलाश करने में दिमाग इस्तेमाल करता था। अब वो गौर व फ़िक्र करता है और ख़ुद जवाब तलाश करता है। कुरान को पढ़ता है तर्जमे के साथ और नमाज की भी पाबंदी करता है। बाबा जी जाते हुए इसे आखिरी सबक याद करा गए हैं जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। हमने मोहब्बत के रास्ते पर चलकर इल्म तलाश करना है और हमारी मंजिल अल्लाह और उसके हबीब की रज़ा होनी चाहिए। उज़्मा के जाने के बाद नैना बिलाल के ऑफिस में आई। सर, मेरा मोबाइल टेबल के दराज के अंदर है, वो ले लूँ? बिलाल ने इशारा कर दिया था मोबाइल लेने का। 5 दिन बाद फौजिया की शादी लियाकत अली के साथ हो गई। बिलाल ने शादी में शिरकत की तो शी और नोशी के साथ शादी के 3 दिन बिलाल ने फौजिया और लियाकत को शादी पर अलग अलग तहाइफ दिए। शादी के 1 हफ्ता बाद इसने लियाकत, फौजिया, खाला सुरैया और खाला नुसरत की एक शानदार दावत की जौहर टाउन के मशहूर रेस्टोरेंट में। इस दौरान बिलाल उज़्मा और आदिल के इख्तिलाफ़ात ख़त्म करवाने की भी कोशिश करता रहा। जमाल रंधावा अपने बिजनेस के सिलसिले में सियालकोट ही में थे। नोशी और तोशी के पास बाप की दी हुई अच्छी खासी रकम थी जिसे वो शॉपिंग कर कर के उड़ा रही थी। नाहिद अपने साजिशी जहन के साथ बिलाल के खिलाफ कोई मंसूबा बना रही थी जिसमें शुएब और वलीद की मदद इसे हासिल थी। जहां आरा बेगम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तौबा इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ रहती थी, आदिल अब भी बाबा जुम्मा के मोची खाने पर जाता था। जहां पर इसे बाबा जुम्मा नज़र नहीं आते थे वहां शतहत का दरख्त भी उदास था और नीम का दरख्त भी परेशान था। फाइबर की ग्रीन शीट साइबा किए हुए थी, मगर अब इसके नीचे कोई नहीं बैठता था। बाबा जुम्मा का सारा सामान इकबाल ने अपने पास महफूज कर लिया था, सिवाय लकड़ी के बड़े बेंच के जिसे वही लोहे की जंजीर से बिजली के खंबे के साथ बांध दिया गया था। बिजली ही के खंबे के पास बाबा जुम्मा का घड़ा भी पड़ा हुआ था जिसमें पानी तो था मगर वो फिर भी खुश्क ही लग रहा था। बाबा जुम्मा को दुनिया से कोच किए हुए 23 दिन गुजर चुके थे। आदिल की आंखों में आंसू थे जिन्हें वो बार बार अपने हाथ की पुश्त के साथ एक छोटे बच्चे की तरह साफ कर रहा था। अब आदिल चलते चलते बाबा जुम्मा के अड्डे के पास खड़ा था जब अचानक इसकी नज़र लकड़ी के बेंच के नीचे पड़ी जहां इसे वो काली बली नज़र आई जो आदिल ही को देख रही थी, जैसे इससे सवाल पूछ रही हो, बाबा जी कब आएंगे? वो काली बली बिल्कुल सेहतमंद थी, वैसे ही जैसे 23 दिन पहले हुआ करती थी। मगर उसको दूध चाय खाना कौन देता है, इसने सोचा। उसी लम्हे इसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा था। आदिल फौरन वापस मुड़ा। बिलाल हाथ में एक शापर बैग उठाए हुए था। बिलाल के चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कुराहट थी। बिलाल ने वो शापर बैग लकड़ी के बेंच पर रखा और इसमें से दूध का डब्बा निकालकर काली बली के प्याले में दूध डाल दिया। मुझे इस बली का ख्याल क्यों नहीं था,
आदिल ने खुद को दिल ही दिल में मलामत की, मैं बाबा जुम्मा से जितनी भी मोहब्बत कर लूं बिलाल का मुकाबला नहीं कर सकता। इसने फिर सोचा। बिलाल ने बली को दूध डालने के बाद सड़क के दूसरी तरफ बस स्टॉप से पहले एक खजूर के दरख्त के नीचे एक मिट्टी की बड़ी से कुंडली में पानी डाला और बहुत सारा दाना पानी के गिर्द बखेर दिया। दाना बखेरने की देर थी, बहुत सारे कबूतर, जंगली कबूतर पता नहीं कहाँ से आ गए, फौरन जैसे वो इंतजार में बैठे हो। बिलाल वापस आदिल की तरफ आ गया फ़ोन करते हुए। अब वो दोनों लकड़ी के बेंच पर टांगे लटकाए हुए बैठे थे। आदिल साहिब, एक बात याद रखो, मौत सबसे बड़ी हकीकत है। जिस्म पर तो मिट्टी ही का हक होता है। दो मकसद होने चाहिए, एक आखिरत के लिए कि किसी तरह अल्लाह और उसका महबूब राज़ी हो जाए, और दूसरा कुछ ऐसा कर जाएं जिससे बाद में अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा होता रहे। इंसान तब तक दुनिया में ज़िंदा रहता है जब तक इसकी सोच ज़िंदा रहती है और उसके शुरू किए हुए अच्छे काम चलते रहते हैं। तुम बाबा जी को ज़िंदा रख सकते हो अगर उनकी सोच को ना मरने दो, उनके शुरू किए हुए काम जारी रखो। बिलाल भाई चाय, बबलू ने बड़ी मोहब्बत से कहा जो चाय की ट्रे लिए खड़ा था। बाबर इस वक्त यहाँ? बिलाल हैरत से बोला। बिलाल भाई, आपको बताया तो था, मैं संडे को ओवर टाइम करता हूँ। सटडी कैसी चल रही है? बिलाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारी क्लास इंचार्ज बता रही थी इस बार कंपटीशन बहुत सख्त है। बिलाल भाई, आप खुद ही तो कहते हो बाबर मेहनत कर, अल्लाह किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। बाबर ने एतमाद से बिलाल को जवाब दिया। बिलाल भाई, मैं चलता हूँ, दुकान पर बहुत काम है। बाबर जाते हुए बोला। आदिल हैरत से देख रहा था बाबर को जाते हुए। इसे आप कैसे जानते हैं? आदिल ने पूछा। ये मेरे स्कूल में पढ़ता है। बिलाल भी बाबर को देख रहा था जाते हुए। इसने आदिल की तरफ देखे बगैर कहा था। आदिल बेटा, किसी दिन बिलाल के स्कूल ज़रूर जाना। आदिल के ज़हन में बाबा जुम्मा के अल्फाज गूंजे। बिलाल भाई, बाबा जी की सोच क्या थी और उनके कौन से काम थे जिनको जारी रखा जाए? आदिल चाय पीते हुए हैरत में मुब्तला पूछ रहा था। बिलाल के चेहरे पर $1,000,000 मुस्कुराहट उभर आई। वेरी सिंपल। उनकी सोच कि मोहब्बत आम हो जाए, और काम यह था मोहब्बत को आम करने के लिए मोहब्बत करते थे अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह ही के लिए। मोहब्बत पानी के कतरे की तरह होती है। पानी के कतरे मुसलसल गिर गिर कर पत्थर में भी अपने निशान छोड़ जाते हैं। ये बेंच के नीचे मोहब्बत का सबूत है। ये बली जानवर है मगर इसे मोहब्बत की डोरी ने बांधा हुआ है। मुझे याद है, सख्त सर्दी में एक बेली का बच्चा बाबा जी सड़क से उठाकर लाए थे जो सर्दी और भूख की वजह से मरने के करीब था। बाबा जी ने अपना गर्म स्वेटर उतारा और इसमें बेली के बच्चे को लपेटा। इसके बाद से ये बेली यहाँ से नहीं गई। अगले दिन मैं एक फोम की गुड्डी लेकर आया था इस बली के लिए। आज 5-6 साल हो गए इस बात को, और वो सामने कबूतर बाबा जी 31 साल से उनको दाना डाल रहे थे। बाबा जी जब सुबह सुबह उनको दाना डालते तो ये उनके कंधों पर बैठ जाते। भी मोहब्बत ही तो है। बिलाल ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। बड़ी चमकीली धूप निकली हुई थी। फरवरी की धूप चौद और रात की चांदी की तरह ही हुसैन और खूबसूरत होती है। आदिल, मुझे जाना है, मनीटल हॉस्पिटल में चलता हूँ। बिलाल ये कहकर वहाँ से चला गया। आदिल ने पंजों के बिल बैठकर बेंच के नीचे देखा। वो बली एक चतेरे हुए स्वेटर पर बैठी हुई थी बिलाल की गुद्दी के ऊपर। उसने चाय के बर्तन उठाए और इकबाल की दुकान की तरफ चल दिया। बर्तन वापस करने के बाद आदिल वापस आया और सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। गाड़ी में बैठने से पहले वो कबूतरों के बीच में बैठा, मगर इसे देखकर सारे कबूतर उड़ गए, कोई भी उसके कंधे पर नहीं बैठा था। आदिल वहां से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। तब इसने अपनी पेशानी को देखा सेंटर वाले मिरर में। तब इसे बाबा जुमा की कही हुई एक और बात याद आई। मोहब्बत फ़र्ज़ है अल्लाह और उसके रसूल से, और अल्लाह की सारी मखलूक से मोहब्बत फ़र्ज़ है। मोहब्बत फ़र्ज़ है अपनी औलाद से भी। आपके साथ भी यही मसला था और आदिल के साथ भी। आपको अपनी माँ की मोहब्बत नहीं मिली, उल्टा बाप की नफ़रत का सामना करना पड़ा। उज़्मा जी, मेरा ख़याल है आप कभी भी नफ्सियाती मरीज़ा नहीं थी, बस आपके हिस्से की मोहब्बत आपको नहीं मिली। और कम व बेश यही मामला आदिल अकील के भी साथ था। हाशमी साहिब दौलत कमाने में मसरूफ़ हो गए और आदिल की वालिदा अपनी NGO में। हम पैसा तो बहुत कमाते हैं मगर मोहब्बत थोड़ी सी भी नहीं करते। यही हाल आदिल के वालिद साहिब का भी था, और कुछ मिलती जलती कहानी आदिल की वालिदा की थी। उन्होंने सोशल वर्क तो बहुत किया होगा मगर मोहब्बत पर अपना थोड़ा सा भी वक्त सिर्फ नहीं किया, जो आदिल का हक था। आदिल को साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, इसे मोहब्बत की तलाश थी। वो मोहब्बत इसे बाबा जुम्मा से मिली। सिर्फ चंद माह में बाबा जुम्मा ने वो कर दिखाया जो कई साल में कोई नहीं कर सका था।
लंच का ऑर्डर करने के बाद बिलाल बातें कर रहा था उज़्मा अफगन के साथ। वो गुलबर्ग में वाकई एक मशहूर रेस्तोरां में बैठे हुए थे। मगर इस दिन तो आपने कहा था जिस क्लास से मेरा और आदिल का ताल्लुक है वहाँ साइकाट्रिस्ट के पास जाना फैशन है, उज़्मा ने पहली बात की इस दौरान। उज़्मा जी, क्लास का ताल्लुक आपके स्टेटस से नहीं होता, ना ही रुपया पैसा से होता है। आप ये समझी हो जैसे इलियट क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। मैं उनकी बात नहीं कर रहा था, मैं मेंटली अप्रोच की बात कर रहा था। आपकी ज़हनी सतह। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी को जाहिल देखा है। बाज़ औक़ात एक अंगूठा छाप दानिश्वर होता है, ये भी मेरे देखने में आया है। एक अरबपति शख्स बहुत बड़ा बख़ील वाक़ई होता है, ऐसा भी मैंने देखा है। एक इंतहाई गरीब आदमी बहुत बड़ा सखी साबित होता है। वेटर टेबल पर खाना लगा रहा था। खाने के दौरान खामोशी रही। दोनों तरफ से खाने के बाद बिलाल ने ग्रीन टी का बोल दिया था। अक्सर गरीब घरानों में माँ बाप अपने बच्चों को वो मोहब्बत नहीं दे पाते जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। दरमियाने तबके में भी ऐसा होता है, और ऊंचे घरानों और खाते पीते घरों में ये मसला सबसे ज़्यादा है। गरीब का बच्चा जब इस सूरत-ए-हाल में मुब्तला होता है तो वो लोग इसे साया समझते हैं और किसी साधु और जोगी से इसका इलाज करवाते हैं। दरमियाने तबके में ऐसा हो तो वो लोग इस बच्चे को पीर साहिब या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उनके नज़दीक किसी ने उनके बच्चे को तावीज़ डाल दिए होते हैं। और अगर यही कुछ अमीर घराने के बच्चे के साथ हो तो वो इसे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं और इसे साइको पेशेंट समझते हैं। ये सब अमीर, गरीब और दरमियाने घराने एक ही क्लास के लोग हैं। सब के सब मोहब्बत से महरूम लोग। उन्हें भी मोहब्बत की ज़रूरत है और उनके बच्चों को भी। मुझे भी आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। उज़्मा मोहब्बत भरे लहजे में बोली। उसकी आंखों में बिलाल का अक्स था और उसने अपने दोनों हाथों को बिलाल के हाथों पर रख दिया जो पहले ही से टेबल पर थे। बिलाल ने अपने हाथ हटाए नहीं थे। 2-2.5 साल में ऐसा पहली बार था जब उन दोनों ने एक दूसरे को छुआ था। बिलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। उज़्मा जी, मुझे भी आपसे मोहब्बत है। उज़्मा की आंखों में चमक थी। जीत की अपने महबूब को पाने की इसे ऐसा लगा इसे सब कुछ हासिल हो गया है। इससे पहले बिलाल कुछ और कहता वेटर ग्रीन टी टेबल पर रख रहा था। चाय से फारिग होने के बाद बिलाल ने बिल दिया टब के साथ। इस दौरान बिलाल ने कोई बात नहीं की और उज़्मा कुछ सुनना नहीं चाहती थी। इसके बाद अब वो पार्किंग में बिलाल की गाड़ी के पास खड़े हुए थे। तब बिलाल बोला संजीदगी से, उज़्मा जी, मुझे भी आपसे मोहब्बत है मगर आदिल अकील से ज़्यादा नहीं। मैंने हमेशा एक दोस्त की तरह आपसे मोहब्बत की है और आदिल ने आपको एक महबूब की तरह चाहा है। अशफाक अहमद साहिब फरमाते थे, महबूब की ज़ात हर दोस्ती को निगल जाती है। अल्लाह शाहिद है, मैंने कभी आपको इस नज़र से नहीं देखा। उज़्मा की आंखों से आंसू जारी थे, पर वो खामोश थी। बिलाल ने इसके आंसू देखे तो बात तब्दील की। वो चाहता था कि उज़्मा समझ जाए और संभल भी जाए, इसलिए इसने कहा, उज़्मा जी, आदिल अकील को आपकी मोहब्बत बाबा जुम्मा के पास लेकर आती थी। वो आपकी मोहब्बत की तलाश में उलझा था। माँ बाप की लापरवाही अपनी जगह, वो फिर भी उसके साथ महीना में 1-2 बार वक्त गुजार लेते थे, मगर इसे हमेशा ही आपकी बेरुखी का सामना करना पड़ा। वो आपसे जितनी मोहब्बत करता था आप इसे इतना ही नज़रअंदाज करती थीं। एक दफ़ा बचपन में खेलते हुए आपके सर पर चोट लग गई तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो वो भी 2 दिन हॉस्पिटल में ही रहा था। जब आपने कुछ खाया तो इसके बाद वो पेटों कुछ खा सका। इसने मुझे आपके बारे में सब कुछ आज से चंद माह पहले बता दिया था। वो अक्सर मुझसे आपकी बातें करता रहता है। चंद माह पहले आदिल में बहुत सी खामियां थीं, अब नहीं हैं। पहले वो एतराज़ करता था, अब वो एतराफ़ कर लेता है। पहले वो दिमाग से मोहब्बत करता था, अब दिल से करता है। पहले वो खामियां तलाश करता था, अब वो खूबियां तलाश करता है। मोहब्बत तो वो उज़्मा जी आपसे पहले भी बहुत करता था, पर मोहब्बत के अदब से नावाकिफ़ था। मोहब्बत किसी को माने आ किसी की माने का नाम है। उज़्मा को वो सारी बातें याद आ रही थीं जब वो और आदिल इकट्ठे पढ़ते थे। वो खड़ी तो बिलाल के सामने थी मगर वो अपने माजी को देख रही थी। वो हॉस्पिटल में गुजारे 2 दिन जब आदिल 1 सेकंड के लिए भी वहां से नहीं गया था। एक दफ़ा क्लास में किसी बच्चे ने इसे धक्का दिया था तो आदिल इस बच्चे से लड़ पड़ा था। उज़्मा को याद आया इसने हमेशा आदिल के गंदुमी रंग को नापसंद किया था और उसके मोटे जिस्म को हिकारत की नज़र से देखा था। बिलाल ने उज़्मा के शाने पर अपना दायां हाथ रखा और बोला,
चंद माह पहले मुझे कहने लगा, बिलाल भाई मुझे बाबा जी से कोई तावीज़ ले दें ताकि उज़्मा का दिल पिघल जाए और उसके दिल पर पड़े नफ़रत के ताले खिल जाए। उज़्मा के कलियों जैसे होंठ खिल गए, इसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। पता नहीं उसके दिल में क्या बात आई, वो बिलाल के गिले लग गई। एक दोस्त की तरह उज़्मा के दोनों हाथ बिलाल की कमर पर थे और उज़्मा का सर बिलाल के सीने पर था। बिलाल बिल्कुल साकित खड़ा हुआ था। थैंक यू बिलाल, थैंक यू वेरी मच। बिलाल ने आरद गिर्द देखा, लोग रुक रुक कर देख रहे थे। बिलाल ने उज़्मा को आराम से खुद से जुदा किया। आप वाकई मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उज़्मा ने बिलाल के दाएं हाथ को अपने दोनों हाथों में लेते हुए अकीदत से चूमा। उज़्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब तो ये रोना बंद करो। बिलाल ने अपने बाएं हाथ से इसके आंसू साफ किए। चुल्लू गाड़ी में बैठो, तुम्हें ड्रॉप कर दूं। बिलाल ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उज़्मा बैठ गई। सारे रास्ते गुलबर्ग से मॉडल टाउन तक उज़्मा आदिल के मुतालिक बिलाल से पूछती रही थी। उज़्मा जी, आपका घर आ गया। वो प्रोफेसर जमान के घर के बाहर बिलाल ने गाड़ी रोकते हुए कहा था। बिलाल, अब एक बात तो बताओ, बाबा जी तावीज़ भी करके देते थे? बिलाल ने नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर आदिल ने ये क्यों कहा था आपसे कि मुझे बाबा जी से तावीज़ ले दें? इस बात से 3-4 दिन पहले एक बच्चे को सांप ने काट लिया था। तब बाबा जी और मैंने इस बच्चे को दम किया तो वो अल्लाह के फजल से ठीक हो गया। पहले तो आदिल ने बहुत एतराज़ किया, फिर वो चला गया। 3-4 दिन बाद दोबारा वापस आकर बाबा जी से माजरत की अपनी इस दिन वाली हरकत पर। 1-2 दिन बाद मुझे अलग करके कहने लगा, बिलाल भाई मुझे भी एक तावीज़ ले दे बाबा जी से। बिलाल अब भी सांप के काटने का दम जानते हैं? उज़्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिलाल ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर को जबनिश दी। अगर कभी आदिल मुझे काट ले तो आप ही से दम करूंगी। उज़्मा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली और गाड़ी से खुशी खुशी उतर गई। बिलाल ने गाड़ी मॉडल टाउन से डिफेंस की तरफ मोड़ ली। थोड़ी देर बाद वो घर पर था। गाड़ी से उतरने से पहले इसे उज़्मा का मैसेज मिला जिसमें लिखा हुआ था, बिलाल थैंक यू अगेन, आई शुड अडिल नो मोबाइल नंबर। बिलाल ने उज़्मा को आदिल का नया नंबर मैसेज कर दिया था। बिलाल जब अपने कमरे में पहुंचा तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था। इसने गर्म पानी से गुस्ल किया और नमाज अदा की। इसके बाद एक कप ग्रीन टी बनाई और मग लेकर छत पर चला गया। छत पर एक पुरानी इजी चेयर पड़ी हुई थी जिसके ऊपर बैठकर वो डूबते हुए सूरज को देख रहा था। फरवरी की 9 तारीख इतवार का दिन और साल 2014। गुरूब होता सूरज और बिलाल ग्रीन टी से लुत्फ अंदोज होता हुआ सोचों में गुम था। सूरज की शुआएं इसके हुसैन चेहरे को मजीद रोशन बना रही थीं और वो सूरज ही के मुताल्लिक गौर व फिक्र कर रहा था। दिन 21 दिसंबर का हो या 21 जून, सूरज को गुरूब होना ही पड़ता है। उसी तरह इंसान 10 साल की उम्र में मर जाए या 100 साल बाद इससे मरना ही पड़ता है। परिंदे अपने अपने घरों को वापस लूट रहे थे। इंसान को भी वापस अल्लाह के हुजूर लूटना ही पड़ता है। सबको वापस लूट कर जाना ही पड़ेगा। किसी को पहले और किसी को बाद में जाना सबको है, और बाकी पीछे कौन रहना किसने है। बिलाल दिल में सोच रहा था। मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बिलाल को उसी लम्हे जवाब मिल गया। वो मुस्कुराया, अपना ग्रीन मग पकड़ा और मस्जिद की तरफ रुख किया। जब वो नमाज पढ़कर वापस लूटा तो नौशी उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। मैं काफ़ी दिन से आपसे एक बात करना चाह रही थी, नौशी झिझकते हुए बोली। बिलाल ने इस बात में सर हिलाया, नौशी की तरफ देखकर जैसे कह रहा हो, जी बताएं। मेरी ख्वाहिश है, अगर आप मान लें तो दरअसल मैं ये चाहती थी, जिस तरह आपने शादी के बारे में सोचा था, मेरे भी कुछ अरमान थे अपनी शादी को लेकर। नौशी जी, आप खिलकर बात कर सकती हैं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। बिलाल ने हौसला बढ़ाया नौशी का। वो इसकी परेशानी देख रहा था। वो बिलाल से बात नहीं कर पा रही थी। दरअसल मैं ये चाहती हूँ निकाह आपकी मर्जी से हो और वलीमा मेरी मर्जी से किसी बड़े होटल में हमारे स्टेटस के ऐन मुताबिक। नौशी ने हिम्मत करके दिल की आधी बात कह दी। ठीक है, और कुछ मुझे जगह बता दें और मेन्यू भी डिसाइड कर लीजिएगा। बिलाल ने संजीदगी से जवाब दिया। अरे मैं तो ऐसे ही कंफ्यूज थी। ये तो बड़ी जल्दी मान गया, निकाह का भी बोल देती हूँ। नौशी अपने दिल के अंदर खुद ही से मुखातिब थी। मस्जिद में निकाह पर भी आपको एतराज़ होगा? इस दफ़ा बिलाल ने पूछा था। हाँ नहीं, वो निकाह तो ठीक है, नौशी ने हकलाते हुए जवाब दिया। नौशी जी बैठ जाएं। बिलाल ने नौशी को बैठने को कहा, जो कि बिलाल के सामने खड़ी थी। नौशी बैठ गई दीवान पर। बिलाल कुर्सी लेकर उसके सामने बैठ गया था। मियाँ बीवी का रिश्ता इस वक्त टूट जाता है जब वो दूसरों की सुनते हैं और दूसरों से कहते हैं। आपस में बात करने से उनका रिश्ता मजबूत होता है।
जी मैं समझ गई, अब मैं चलती हूँ। नोशी ने बिलाल से जान छड़ाई और वहां से निकल आई। थोड़ी देर बाद नोशी तोशी को साथ लेकर आ गई। दोबारा बिलाल के रूम में तोशी थोड़ी देर उधर उधर की बातें करती रही, फिर वो असल बात की तरफ आई थी। बिलाल, दरअसल नोशी तुमसे कुछ पूछना चाहती है। तोशी तर्जुमान बनी हुई थी नोशी की। जी पूछें सब कुछ जो अब जानना चाहती हैं मेरे बारे में उबिला। बिलाल ने संजीदगी से कहा। आपने कभी झूठ बोला है? नोशी दीवान के बाजू पर नाखून रगड़ते हुए बोली। मैट्रिक में था तब बोला था, मैं खुद मैट्रिक की तैयारी कर रहा था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। 2 लड़कियां, वो भी मैट्रिक में पढ़ती थी। उनके पेरेंट्स से कहा मैं एफएससी कर चुका हूं, इस तरह मुझे झूठ बोलकर उनकी ट्यूशन मिल गई थी। कभी किसी के साथ धोखा किया आ बेईमानी की? कभी नहीं। सिगरेट शराब आ कोई दूसरा नशा जिंदगी में किया हो? कभी नहीं, आज तक हाथ नहीं लगाया उनमें से किसी भी चीज़ को। कोई स्कैंडल, कोई फ्लर्ट, कोई लड़की जो आपकी जिंदगी में हो? कोई स्कैंडल नहीं, कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया। हाँ, मेरी जिंदगी में एक लड़की है। बिलाल ने संजीदगी से जवाब दिया। नोशी और तोशी का चेहरा जर्द पड़ गया, परेशानी उनके चेहरे पर वाज़े थी। वो कौन है? नोशी ने परेशानी से पूछा। इस वक्त मेरे सामने बैठी है और अगले महीने मेरी इससे शादी होने वाली है। बिलाल ने नोशी की आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से कहा। नोशी ने शर्मा कर नजरें झुका लें और उठकर वहां से चली गई। बिलाल पता नहीं कौन उसके ज़हन में उल्टी सीधी बातें डाल देता है, फिर ये मुझसे पूछती है, भला मैं क्या जवाब दूं उसके सवालों का? कभी कहती है बिलाल की ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं। कल कहने लगी इसने मुझसे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। फिर निकाह और वलीमे की बात लेकर बैठ गई। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं मुझे तो फ़क्र हो रही है। तोशी ने अपनी परेशानी बयान की। बिलाल ने एक लंबी ठंडी सांस ली और बोला। तोशी जी, मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। अल्लाह के फजल से मैं हर किस्म के नशे से महफूज रहा हूँ। वलीमा की बात मैं मान चुका हूँ। रही बात मोहब्बत के इजहार की, तो हर बात वक्त पर अच्छी लगती है, और जब वक्त आएगा तो मैं इजहार भी करूँगा। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मोहब्बत खुद ही इजहार होती है। और आखिरी बात अब भी याद रखना और अपनी बहन को भी बता दीजिएगा, बग़ैर तस्दीक के कभी सुनी सुनाई बात पर यकीन न करें। बिलाल को इस तरह से नोशी और तोशी का सवाल करना पसंद नहीं आया था। वो सोच रहा था कौन है और क्यों नोशी को ये सब कुछ बता रहा है। इसके ज़हन में अपनी मुमानी और शुएब का नाम आया। इसने नोशी को आवाज़ दी और कहा नोशी को बिलाकर लाए। चंद मिनट बाद वो दोनों बहनें वहाँ मौजूद थीं। बिलाल ने दरवाज़ा बंद किया, पर्दे आगे किए और उन दोनों के सामने बैठ गया। वो दोनों बहनें दीवान पर बैठी हुई थीं। बिलाल उनके सामने कुर्सी लेकर बैठ गया था। मैंने 8 साल से 26 साल तक उन 18 सालों में सिर्फ एक लड़की को चाहा, जिसका नाम नसीम जमाल रंधावा है। जिस दिन मेरी माँ ने कहा था बिलाल बेटा नसीम से शादी करना, मैंने इस दिन से नसीम का हाथ थाम लिया था दिल से। ये मेरे कच्चे ज़हन की पक्की मोहब्बत है। मेरा मानना है ना मोहब्बत छीनी जाती है और ना ही मांगी जाती है, बल्कि मोहब्बत की जाती है, फिर मोहब्बत दी जाती है। अब फैसला आपने करना है। नोशी और तोशी एक दूसरी को देख रही थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था बिलाल इस तरह दो टोक बात कर सकता है। नोशी का तो दिल चाहे रहा था कि वो इसी वक्त बिलाल के गिले लगकर उसकी हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। इसे तोशी का भी कोई ख्याल ना होता अगर वो बिलाल से ना डरती। एक दफ़ा पहले भी इसने ऐसी हरकत की थी, तब तो बिलाल ने इसे प्यार से समझाया था, लेकिन इस दफ़ा शायद ऐसा ना होता। इसलिए नोशी ने अपने जज्बात को शटिप कहा। मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, ये मेरा अटल फैसला है। नोशी गर्दन झुकाए बोली। तो फिर मुमानी और शुएब को एतराज़ होगा? इस रिश्ता पर बिलाल ने खदशा जाहिर किया। अगर मुमानी और शुएब को एतराज़ है तो मैं ये शादी नहीं करूँगा और उनका नाम भी नहीं आएगा। सारा एतराज़ मैं अपने सर पर ले लूँगा। मामा और शुएब भाई खुश नहीं हैं इस रिश्ते पर। तोशी ने साफ गोई से काम लिया। आप उनसे पूछकर मुझे बता दो, मैं खुद इनकार कर दूँगा। बिलाल ने कहा। मैं उन दोनों को यहाँ भेजती हूँ तुम्हारे पास। तोशी ने कहा। नहीं, मुमानी बड़ी है, मैं खुद उनके पास चला जाता हूँ, बिलाल ने जवाब दिया। मामा इस वक्त शुएब भाई के रूम में होंगे। तोशी ने आवाज़ लगाई बिलाल को जाते हुए देखकर। बिलाल ने शुएब के रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, यस कम इन। बिलाल रूम में दाखिल हो गया।